अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो नावल मिलकर पढ़ने वाले हैं वो है चलो जाने दो, समीरा अहमद। से लेकर एंड तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है, और अपना अच्छा सा रिस्पांस दिखाइएगा। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी नमाज दुआ वगैरह सब पढ़ ली होगी। काम से फ्री होकर फिर आप लोग नावल पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी तरीके से नावल को एंजॉय कीजिएगा और स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लास में वॉच कीजिएगा। मिलकर नावल पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कि स्टोरी कैसी है। बड़ी हॉल नुमा लाउंज में वो 7 अफराद आतिशदान के करीब बैठे थे। यह उस घर का सबसे बड़ा गर्म और आराइशी हिस्सा था। आतिशदान के करीब ही एक तरफ खाने की मेज़, दूसरी तरफ काउच और सामने टीवी, और आतिशदान के एन सामने कारपेट पर फ्लोर कुशन पर आड़े तिरछे लेटे बैठे वो सब गप्पे लगा रहे थे। कुछ ही देर पहले मॉस ने लड़कियों के ना करने के बावजूद टीवी बंद कर दिया था। उसका ख्याल था कि इस माहौल को साइंसी हालात से दूर ही रखना चाहिए। शायद वो विक्टोरियन सर्दियाँ एंजॉय करना चाहता था। वो आतिशदान को तकरीबन 10 बार तारीफ़ी कलमात से नवाज चुका था। मॉस भाई, जाते हुए आतिशदान अपने साथ ले जाइएगा, जरार ने भरपूर संजीदगी से कहा। सोच रहा हूँ कराची वाले घर में बनवा ही लो। मॉस जरार से ज़्यादा संजीदा था। इसे जलाएंगे कब? नमिल हैरान हुई। जब मौसम बदलेगा। मौसम कब बदलेगा? एक इंग्लिश अखबार के मुताबिक दुनिया के मौसम खतरनाक हद तक तब्दीली का शिकार हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी भी दिन मौसम तेज़ी से बदल सकता है और कराची में बर्फ़बारी भी हो सकती है। आप संजीदा हैं? हिरा हैरान हुई। बिल्कुल। उनके चेहरे के तासुरात भी संजीदा ही थे। चाहो तो वो अखबार पढ़ लो। ये एक दीवाने का सा संजीदापन था। हिरा शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। शट अप, मॉस को न जाने क्यों गुस्सा आया। देख लेना सही होगा। हम जिंदा होंगे तब ना। शामिल ने हाथ में मूंगफलियों को मसलकर मॉस के मुंह के करीब लाकर फूंक मारी और झट से मुंह खोलकर सारी मुंह में डाल ली। एक माह पहले मॉस का दोस्त यहाँ से होकर गया था। सब्ज पहाड़ों के बर्फपोश पहाड़ों में ढलने के किस्से उसने ऐसे इतने मज़े ले लेकर सुनाए कि मॉस से रहा न गया। लाहौर से खालाजाद शामिल और अरफान मामू सजरार, हिरा और नमल को अपने पिंडी से मदीहा को, जो इसकी सबसे छोटी खाला की 15 साल बेटी थी, अपने साथ मिला लिया। सोचो यार, कितने पागल हैं हम। मैं 26 साल का होने वाला हूँ और अब यहाँ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मैं आपसे कम पागल हूँ। जरार ने दांत निकाले। जब से वो मरी आया था या उसके दांत बज रहे थे या निकल रहे थे, तो मैं लाया कौन है यहाँ? तुम्हारे अब्बा ने तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर दिया था कि जनवरी में मत जाओ। अब्बा लोगों का यही काम होता है, छोड़िए ना उन्हें। मेरा बताएं, क्या मैंने कुछ कहा? उफ़ की। तुमने क्यों उफ़ करना था? जेब तो मेरी खाली हो रही है ना। तो अकेले आ जाते। ये एहसान वहसान मत जताएं प्लीज़। 18 साल के बच्चे की जेब में कितने ही पैसे होंगे भला? 18 साल के बच्चे की जेब में आईफोन हो सकता है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं। मैं फ्री में नहीं आई, रिहाइश मेरी तरफ से है। मदीहा ने पिस्ता निकाल कर छिलका जरार की तरफ फेंका। वाह मदीहा, क्या गप मारी है, माहौल को गरमा दिया यार। शामिल और इरफान, ज़रा खिड़कियाँ तो खोल दो। क्यों क्यों क्यों? मदीहा चिढ़ गई। पहले तुम्हारे पापा को लंबी तौहीद के बाद मैंने ये बात याद दिलाई कि इनके भाइयों तुम्हारे चचा का एक अदद घर है न्यू मरी में, जिसे तुम्हारे चचा रेस्ट हाउस कहते थे। एक लंबी हूँ के बाद जिसमें नगावारी शामिल थी। तुम्हारे पापा को रेस्ट हाउस याद आया और तुम्हारे चचा, जो इशा के बाद मोबाइल ऑफ कर देते हैं, बमुश्किल तमाम उनके घर सारे अफराद से रब्ता करके उनका मोबाइल ऑन करवाया। तो आप इन चारों में से किसी एक को कहते ना कि चचा जान से बात करवा दें। जरार मदीहा की चचा से मुतालिक गुफ्तगू हमेशा बहुत इंजॉय करता था। इन चारों में से कोई भी अपना मोबाइल अपने पापा को ज़रूरतमंद भी देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मौज ने कांख दबाकर जरार को वजाहत दी। मिल तो गया ना फ्री में रेस्ट हाउस? मदीहा इतरा कर बोली। हाँ मिल गया। एक लंबी हिदायत, ज़रूरियात, एहतियातात, इम्कानात, तमकीनात। जरार ने रुक कर सांस लिया फजूलियात की लिस्ट सुनने के बाद। मदीहा के अलावा सब दिल खोलकर हंसे। जरार बिलावजह देर तक हंसता रहा। रेस्ट हाउस कदरे नशीब में था। पहले एक ढलान पतली सड़क, फिर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियाँ, फिर कच्चा पक्का रास्ता, फिर 6 अदद सीढ़ियाँ, फिर कच्चा रास्ता और किनारे पर मज़ीद 10 कदम सीढ़ियाँ उतरकर 3 कमरों का नीली छत वाला रेस्ट हाउस। ऊपर सड़क से तो रेस्ट हाउस नज़र भी नहीं आता था। गाड़ी पार करके अपना सामान बाहर निकालकर सबसे पहले जरार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ़ पर पहला अपना कदम रखा, जिसे चांद पर नील ने रखा होगा। ये इन सब का पहला मुश्तरका टूर था किसी भी पहाड़ी और बर्फानी इलाके में। आसपास बिखरी बर्फ़ को इन सब ने भी यकीनी से देखा। पेंडू, नमल ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। कौन सा रास्ता और कैसी सीढ़ियाँ? रेस्ट हाउस का सारा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ था। गिरते पड़ते मौज अंदर से जब्बार को बुलाकर लाया, जो अपने साथ
केदाल और एक पतला डंडा लेता आया था। केदाल से उसने सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ बुरी तरह जम चुकी थी। बमुश्किल 2 कदम एक लंबी लाइन वो सड़क से घर तक बना सका। लड़के गिरते पड़ते सामान शिफ्ट करने लगे। लड़कियां लॉन्ग शूज और लॉन्ग कोट संभालती चबाड़ का सहारा लिए बारी बारी घर तक जाने लगी और जाते जाते 3-4 बार मजे से फिसली। फिल्मों में तो हीरोइन मजे से डांस करती रहती हैं, बर्फ पर हम क्यों बार बार फिसल रहे हैं? नमल ने गिर के उठते हुए कहा कि पाकिस्तान की बर्फ है शायद इसलिए, और वो यूरोप की होती है। हिरा ने हमेशा की तरह ज़्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। एक तो हर अच्छी चीज़ यूरोप में ही है। नमल कदम जमा जमा कर चल रही थी। हर बार इनके फिसल जाने पर जबार मसाइका किस अंदाज से हंसने लगता। वह घर का कुल वक्ती मुलाजिम था। रात को उसके खराटे सुनकर शामिल नमल ये समझे कि शेर बाहर खड़ा धाड़ रहा है। इसकी हंसी और खराटे एक जैसा ही रिदम रखते थे। बर्फ पर ऐसे चलता था जैसे बंदर की तरह छलांगे लगा रहा हो। मौज के नज़दीक वो बर्फानी बदरू थी जो खास बर्फानी इलाकों में पाई जाती। पता ही नहीं चला 1 हफ्ता गुजर गया। अफान कम बोलता और सबसे ज़्यादा मज़े करता था। हफ्ता गुजर जाने का दुख उसे ही था। मौज, जरार और शामिल का बस नहीं चल रहा था कि आतिशदान में ही घुस के बैठ जाएं। कराची के रहायशी तो बावले ही हो जाते हैं यहाँ आकर। मदीहा ने मौज से अपना बदला लिया। पिंडी के रहायशियों को मौका भी नहीं मिलता। 15 साल हो गए थे तुम्हें पिंडी में रहते और बर्फ़ के गोले बना बना कर ऐसे उछाल रही थी जैसे हर सीज़न यहाँ आती हो। मौज भी चुप नहीं था। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो अदा से बोली, यहाँ तुम सीएसएस की तैयारी करने आई हो ना इस बार? वापसी कब है? हिरा के सवाल पर इरफान ने उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्से से घूर कर देखा। खबरदार जो किसी ने वापसी का नाम लिया। मौज ने उंगली उठाकर सब की तरफ बाकायदा लहरा कर कहा ताकि सब देख लें अच्छी तरह। घरों से फ़ोन आए तो कहो आवाज़ नहीं आ रही, ज़्यादा आए तो फ़ोन बंद कर दो। बंद फ़ोन भी बजने लगे तो फ़ोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ लाए नहीं, अब बच्चे खुद आ गए हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक? शामिल जो काफ़ी देर से मूंगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुंह में डालकर फंसी फंसी आवाज़ में बोला, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना, आराम से रहो। सुबह उठो, बाहर निकलो, बर्फ़ पर फिसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊँट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, इधर उधर गुम हो जाओ, रात को इस प्यारे से आतिशदान के पास आकर बैठ जाओ, गप्पे लगाओ। बाद में देखेंगे कब जाना है वापस। मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है 2 दिन से, मुझे नहीं चाहिए सुकून में खलल। खलल से आपका मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं? जरार ने संजीदगी से पूछा। मौज ने सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया था। लगता है कोई काफ में आ गए हैं। कोई काफ में बर्फ होती है? हिरा का साइंसी सवाल। नहीं, जिन्हें परियां होती हैं। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। पापा ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इजाज़त दी थी। हिरा फिर से परेशान हो गई। पापा को फ़ोन आया तो कह देना बर्फ़ का तोदा गिरने की वजह से रास्ते बंद है। हम रेस्ट हाउस में कैद हैं, रास्ते खुलते ही आ जाएंगे। मौज ने मुकम्मल संजीदगी से मशवरा दिया। मैं पापा से झूठ नहीं बोलती। जो झूठ नहीं बोलता वो अपना सामान तैयार कर ले। सुबह घर वालों से जाकर सच बोल देना, इंतज़ाम कर दूंगा तुम सबके जाने का। मौज ने चिढ़कर कहा, यहाँ बर्फ़ के तोते गिरते हैं? मदीहा परेशान हो गई। बर्फ़ है तो यकीनन गिरते ही होंगे ना, जबार से पूछ लेते हैं। मौज ने कुछ सोचते हुए कहा, रहने दें प्लीज़। इस तरह हंसता है जैसे हमारा मजाक उड़ा रहा हो। वो मजाक नहीं उड़ाता नमक, वो बस हर बात को एंजॉय करता है। मौज ने जबार का दिफा किया, ये जो छत पर इतनी सारी बर्फ़ गिरी है ना, अगर छत गिर गई तो? मेरा दोस्त बता रहा था कि इसकी नानी के घर एबटाबाद हर साल किसी न किसी की छत गिरती है बर्फ़ की वजह से। जबार ने आंखें घुमा घुमा कर बताया। अच्छा? मौज सोचने लगा, घर तो 2 मंजिला, अगर छत गिरी तो ऊपर वाली मंजिल की गिरेगी ना। मौज ने सबको तसल्ली दी। और ये हर मौके पर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के पास कोई ना कोई बुरी कहानी ही होती है सुनाने के लिए। इतने सारे दोस्त हैं कि हर जगह किसी न किसी की नानी दादी मौजूद है कहानियाँ सुनाने के लिए। रात का खाना खाने से पहले वो सब बाहर का एक और चक्कर लगा आए थे। न्यू मरी, कश्मीरी पॉइंट, माल रोड पर वो एक बार फिर जाकर बार बार जा रहे थे। सब कुछ उनके लिए नया था और वो सब भरपूर एंजॉय कर रहे थे। वो हर बार नई से नई चीज़ दरियाफ्त कर लेते। बर्फ़ से ढके छोटे बड़े घर, धुंध में लिपटे पहाड़ और दरख्तों और बर्फ़ से ढके रिहायशी घर, पतली गोल सड़कें, कभी नीचे तो कभी ऊपर, एकदम सीधी और अचानक से तंग और पतली। इस दिन वो सब दरियाए नीलम गए थे। वो दोपहर का खाना वहीं खाया और रात का खाना सर शाम ही मेन मॉल पर आ गए। चिरार और मौज का मुश्तरका ख्याल था कि मॉल रोड से बेहतरीन जगह तफरी के लिए कोई और नहीं। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। जरार ने दूर से ये हाथ सर तक ले जाकर हाँक लगाई। पूरे पागल लगते हो। मदीहा को उसकी ये हरकत बुरी लगती थी। सलाम करना पागलपन है। वो हैरान हुआ। मस्करे लगते हो पूरे। देखो वो खान साहब भी हंस रहे हैं। हाँ तो मैं आया ही दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए हूँ। मौसम अबर आलूद था। ऐसा लग रहा था हर चीज़ धुआं छोड़ रही है। एक एक दो दो कमरों पर मुश्तमिल होटलों के बाहर काउंटर्स पर पकते खानों में खासकर टिक्के कबाबों और सब्जी की खुशबुएं बहुत दिलफरेब महसूस हो रही थी। अबर आलूद गहरी शाम की धुंधलाती रोशनियां और बेफिक्र लोगों की बेफिक्र चहलकदमी इस शाम का हुस्न था। मौज ने सबको बड़ी बड़ी आइस कैंडी लेकर दी।
वहाँ कैंडी खाते खाते हर 2 मिनट बाद मौज के मुंह से निकलता। मॉल पर चलते चलते लोगों का रश इंतहा तक बढ़ गया। होटलों के एजेंट हर नए आने वाले के पीछे भागते, हाथ पकड़कर इस तरह घसीटते भी, तुम्हारे पास तो कह रहे थे इस मौसम में पागल ही निकलते हैं। मौज ने हीरा और मदीहा को मुखातिब किया। ये हजारों पागल हैं क्या? ये हजारों लोग नहीं, इनके अब्बा शामिल अपना जवाब देना फर्ज समझा था। शट अप, मदीहा से पहले हीरा चलाई। ज्यादातर लड़के लड़कियों के ग्रुप से इस मौसम में बूढ़े तो खैर क्या ही निकलते, कपल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। ज़्यादातर का ताल्लुक मेरी पंडी, इस्लामाबाद और करीब के ही दूसरे इलाकों से था। एलिट क्लास ज़्यादा नज़र आ रही थी। लड़कों का एक ग्रुप इन ट्रॉलियों को चबाने वालों को सामान, बच्चियों या ज़ईफ़ अफराद को किराए पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। एक बैठता एक घसीटता, पिछले आधे घंटे से वो माल पर ही ये तमाशा कर रहे थे। साथ बेहुदा हो हा अलग से चलने फिरने वाले बुरी तरह बेजार थे। इनके इस बेढंगे शौक से माल से ज़ेरे ज़मीन मार्केट की एक दुकान से चपली कबाब और दूसरी दुकान से कढ़ाई खाकर वो शॉपिंग के इरादे से इधर उधर दुकानों का जायजा लेने लगे। मौज पहले कह चुका था, जो फारिग होता जाएगा गाड़ी के पास आता जाएगा। गाड़ी वहां से काफ़ी दूर पार्क थी। मौज जहां तक सहूलियत से ड्राइविंग कर सकता था वो वहां तक कर गाड़ी पार्क कर देता। इन गोल गोल पल खाती सड़कों पर वो गाड़ी नहीं चला सकता था। हिरा एक दुकान में काफ़ी देर से कुर्ते देख रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि कुर्ता ले या ज्वेलरी। वो चाहती थी अपनी दोस्त के लिए एक जैसी ही चीज़ें ले ले। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। शाम का अंधेरा गहरे होने लगा था। मॉल पर अफरा तफरी से शुरू हो गई। हिरा ने सर बाहर निकाल कर देखा। पहली बर्फबारी उन्होंने रेस्ट हाउस में देखी थी और दिल खोल कर मज़ा किया था। उसने जल्दी से अपना बैग चेक किया। इसके पास पैसे कम थे। कुछ देर पहले नमल उसके साथ ही इसकी दुकान पर मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर रही थी। अब वो गायब थी। बाहर निकलकर उसने एक दो दुकानों में झांक कर मदीहा को देखा, मगर ना वहाँ मदीहा थी, ना ही कोई और ग्रुप की सूरत। तो उन्होंने पहले भी कभी शॉपिंग नहीं की। कोई कहीं होता तो कोई कहीं। बेटा, आप माल के ही किसी होटल में रहाइश पजीर हो। वो कुर्तों वाली दुकान पर वापस आई कि वही खरीद ले जब काम करते बुजुर्गों ने पूछा। नहीं, उसने सिरनिफे में हिलाया। मॉल पर बर्फबारी का हल्ला गुल्ला इंतहा को पहुंच चुका था। इस्लामाबाद से आई हो तो जल्दी निकल जाओ। बर्फबारी में सड़क पर फिसलन की वजह से रोड बंद हो जाते हैं और इस्लामाबाद के लिए निफे में सर हिलाती। अगली बात सुनते ही वो तेजी से भाई की तरफ लपकी। बाहर भी अफरा तफरी का ही आलम था। इसका फ़ोन भी बज रहा था, लेकिन तेज़ी से कदम जमा जमा कर चलते हुए वो बैग में से फ़ोन नहीं निकाल सकती थी। मॉल पर गाड़ियों की लंबी लाइन उसे नजर आ गई। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों का शोर, जाने की मन से कुछ का कुछ हो गया। गाड़ियों के दरमियान से वो बमुश्किल आगे बढ़ने लगी। कहाँ हो, जल्दी आओ। मुसलसल बजते फ़ोन को उसने एक जगह रुककर सुना। आ रही हूँ, कहकर वो तेज़ी से चलने की कोशिश करने लगी। मॉल की मेन सड़क उसने अब्बुर कर ली। अब्बल खाती गोल न्यू मरी की तरफ जाने वाली सड़क, जिसके एक तरफ पहाड़ था, दरमियान में छोटी सी सड़क और दूसरी तरफ खाई, और सड़क के इंतहाई किनारे पर बर्फ़ थी। वो चलती कहाँ बर्फ़ के ऊपर। जैसे तैसे करके वो किनारे किनारे चलने लगी। गाड़ियों में बैठे लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। चलने वालों में से वो अकेली ही लड़की थी जो जल्दी में भी थी, भौखलाई हुई भी थी और परेशान भी। जल्दी आओ हेरा, मौज की चौथी बार कॉल आई। सब आ चुके हैं, तुम ही नहीं आई। कहाँ हो तुम? फौजी हमें यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कह रहे हैं। वो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। मैं गाड़ी आगे ले जा रहा हूँ, तुम जरा तेज तेज चलो। वो तेज कहाँ से चलती, दोबारा फिसल चुकी थी। गाड़ियाँ आगे पीछे फंसती खड़ी थी। लगता था हर शख्स को जाने की जल्दी है। हल्की हल्की बर्फबारी जारी थी। रुके हुए ट्रैफिक में कभी कभी बराइनम हरकत पैदा हो जाती। शायद रास्ता आगे से जाम था। फिर उनमें थोड़ी सी ज़्यादा हरकत नजर आने लगी। गाड़ियाँ आगे आगे पीछे तेज़ी से हरकत करने लगी। अब तो वो सड़क पर पाँव भी नहीं रख सकती थी। न चाहे वो बर्फ़ के ढेर पर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद और फिर थोड़ा बहुत सब जितना रास्ता मिल रहा था चलने लगी। अजीब मुश्किल था। बैग में रखा फ़ोन बार बार बज जाता। अंधेरा गहरा हो गया था। उसे डर था वो ज़रूर उलझ कर पीछे जा गिरेगी। गोवा ऐसी खतरनाक खाइयाँ नहीं थी, फिर भी गिरने का खौफ अलग था। अचानक एक जोरदार धमाका सा हुआ। वो खौफ से पूरी तरह गिर पड़ी। बर्फ़ के ढेर में शायद कोई ठोस चीज़ दबी हुई थी जो उसकी कमर पर बुरी तरह लगी। उठकर संभलने पर दर्द की एक तेज़ लहर उसकी कमर में उठी। धमाके के बाद से अलग खता थे। गाड़ियों में से लोग निकल निकल कर सामने की तरफ देख रहे थे। हेरा, तुम ठीक हो? मौज की घबराई हुई आवाज़ उसे फ़ोन पर सुनाई दी। वो रोने लगे। वो घबरा गया। दो गाड़ियाँ उलट गई हैं क्या? वो दर्द भूल कर चिल्लाई। हाँ, तुम तो हादसे वाली जगह के पास नहीं हो ना? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं मालूम, मैं बर्फ़ पर बैठी हूँ। मैं गिर भी गई। कमर में दर्द है बहुत। आगे जाने का रास्ता नहीं। आप कहाँ हैं? लगता है तुम इस जगह से काफ़ी दूर हो जहाँ गाड़ियाँ उल्टी हैं। तुम वहीं बैठी रहो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने बाकी सबको रेस्ट हाउस भेज दिया है। मैं अकेला यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वहीं बैठी बैठी उसे काफ़ी देर हो गई। अफरा तफरी में मज़ीद इजाफा हो गया। रेस्क्यू टीम आ चुकी। वो लोग मुस्तैदी से इधर उधर मसरूफ़ हो गए। वो लोगों को गाड़ियों में पुरसुकून बैठने के लिए कह रहे थे। पैदल और गाड़ियाँ दोनों के लिए आगे जाना नामुमकिन था। मैडम, अब ठीक है? एक फ़ौजी उसके पास आया। नहीं, उसने रोनी सूरत लिए कहा।
मैं गिर गई हूँ, मुझे वहाँ जाना है। उसने हाथ से ब्लॉक सड़क की तरफ इशारा किया। मेरी फैमिली बाहर, मैं यहाँ अकेली हूँ। फौजी ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। वहाँ 2 गाड़ियाँ उलट चुकी। जब तक क्रेन नहीं आती सड़क क्लियर नहीं होगी। कब आएगी क्रेन? उसे लगा यही को 15-20 मिनट तक आ जाएगी। कल तक शायद ही सड़क क्लियर हो। कल तक? वो चिल्लाई। जल्दी से मॉस को फ़ोन किया, सारी सूरत-ए-हाल बताई। मॉस उल्टा खुद परेशान हो गया। फौजी लोगों को गाड़ियों में से निकलने का कह रहे थे। लोग गाड़ियों में हीटर ऑन किए बैठे थे। पेट्रोल खत्म होते ही हीटर बंद हो जाते और उनकी गाड़ियाँ बिना पेट्रोल के वहीं बंद खड़ी रहती। वो बार-बार उन्हें यही समझा रहे थे, गाड़ी में लॉक रहने से उन पर गनूदगी तारी होने का खतरा था। हीटर बंद होती ही नींद में उनके साथ कुछ भी हो सकता था, खासतौर छोटे बच्चों के साथ। लोग गाड़ियां लॉक करके माल रोड के होटल्स की तरफ भागे। हस्बे मामूल मॉल के होटल्स ऐसे ही किसी के वाक़ये के इंतजार में थे। उन्होंने मौका देखते ही किराए 5-6 गुना बढ़ा दिए। वो टूटे-फूटे कमरे जिनके किराए सर्दियों में 4-500 से ज़्यादा नहीं होते थे, अब 7-8 हज़ार हो गए। लोकल वैगनों और टैक्सियों में बैठे लोग ज़्यादा परेशान थे। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की सहूलत को देखकर बल्कि इनको किराए और ज़्यादा कम कर देना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं? बेटा अब ठीक है। वो सर्दियों से कांप रही थी, कमर का दर्द अलग नहीं। उसने साफ कहा। उसके होंठ नीले हो गए, रोने से आंखें सुर्ख। इधर आए मेरे साथ। वो उनके साथ चलती। फौजी जीप तक आई। यहाँ बैठे। वहाँ 3-4 खवातीन पहले से मौजूद थीं और गर्म दूध पी रही थी। एक कप हीरा को भी दिया। आपका नाम क्या है बेटा? हीरा। उसकी आवाज़ पूरी तरह कांप रही थी। हीरा बेटा परेशान मत हो, मैं डॉक्टर खावर हूँ। मेरी कमर में दर्द है, मैं गिर गई थी। ओह, ठंड की वजह से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा। मैं आपको पेन किलर नहीं दे सकता जब तक अच्छी तरह से चेकअप ना हो जाए। आपकी फैमिली? उसने सर से ब्लॉक तक सड़क तरफ इशारा किया। मैं यहाँ अकेली हूँ, इस तरफ यहीं वो लोग। वो समझ के बेटा परेशान मत हो। एक तो बच्चे आप लोग किसी की बात नहीं सुनते। कब से अलर्ट दे रहे थे कि इस मौसम में घरों में रहें। मैं लाहौर से आई हूँ। बेटा रात तक तो ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। आप अकेली हो, होटल भी नहीं जा सकती। मेरा घर यहाँ से कुछ दूर है। ये 5 लोग मेरे साथ जा रहे हैं। आप भी चलें, यहाँ मुझे सब जानते हैं। करीबी मेरा अस्पताल है, आप अपनी फैमिली से पूछ लें। इसका तो थोड़ा बहुत जलता दिमाग भी माफ हो चुका। अगर मौस वगैरह कुछ ना कर सके तो वो क्या करेगी? उसने मौस को फ़ोन किया, सारी सूरत हाल बताई। फिर मौस की डॉक्टर खावर से बात कराई। ठीक है, तुम जाओ उनके साथ। मौस ने 5 मिनट उसे होल्ड करवाने के बाद कहा, मैंने यहाँ खड़े फौजियों से उनके बारे में पूछा है, सब जानते हैं उन्हें, वो काबिल इत्मीनान है। तुम जाओ उनके साथ, मेरा तुम्हारे पास आना नामुमकिन है। मैं उन्हें साथ ले जा रहा हूँ। डॉक्टर खावर ने इन 5 अफराद की तरफ इशारा करके फौजी अफसर को बताया। काफ़ी देर चलते रहने के बाद डॉक्टर खावर के घर पहुंचे। खाना खिलाकर उनकी मुलाजमा जन्नत हीरा और एक दूसरी औरत को एक कमरे में ले आईं। बाकी लोग हॉल में लगे बिस्तर पर पहले ही ढेर थे। बिस्तर पर बेड पर गिरते ही वो सो गई। उसकी कमर बहुत दर्द कर रही थी। गरमाइश मिलते ही दर्द कम होने लगा। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर वॉशरूम तक ही चली जाती। वो इतनी गहरी नींद सोई जैसे अपने बेडरूम में हो। उसकी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। फ्रेश होने के बाद वो कमरे से बाहर आई। घर में बहुत से अफराद की मौजूदगी के सार नजर आ रहे थे। वो किचन में आ गई। घर बहुत बड़ा, खुला और कुशादा था। आतिशदान बहुत बड़ा और कदीम तर्ज का था। लाउंज की एक तरफ किचन और दूसरी तरफ हॉल नुमा कुशादा कमरा था। हॉल के साथ ही आगे पीछे 2 कमरे बने थे, जिनमें से एक में वो सोई थी। ये लें, आपका नाश्ता करें। इसके किचन में आते ही जन्नत ने बड़े ट्रे टेबल पर रखी। सिनके हुए टोस्ट, आमलेट और जाम था। चाय पियोगी या कॉफ़ी? वो पूछ रही थी। सारा किचन उल्टा पुल्टा था। इस्तेमाल शुदा बर्तनों का एक ढेर जमा था। जन्नत तेज़ी से काम समेटने की कोशिश कर रही थी। जन्नत की शक्ल से लग रहा था वो बहुत थक चुकी है। मैं नाश्ता करके मदद करवाती हूँ, उसने पेशकश की। शुक्रिया बीबी। वो 7 वाली कुर्सी पर ढह गई। 25 लोगों का नाश्ता करवाया है और लोग आए थे रात को। वो हैरान हुई। लड़के थे काफ़ी सारे। नाश्ता करके चले गए। लाउंज में सोए थे रात को। रास्ता खुल गया? हीरा खुश हुई। नहीं, अभी नहीं। बाहर निकल कर तो देखें कितनी बर्फबारी हुई है। अच्छा, मकामी लोग जितना कर सकते हैं करते हैं। सड़क के ऊपर पहाड़ पर मेरी बहन का घर है। कुछ लोग वहाँ उसके घर में भी हैं। पिछली बार एक नौमलूद ठंड से मर गया था। हमें बहुत दुख हुआ। ओह! हीरा को दुख हुआ। जन्नत सांस लेने के बाद फिर से किचन समेटने लगी। हीरा ने भी उठकर उसकी मदद करवाई अपने घर में। उसने कभी बेड को कवर तक ठीक नहीं किया, लेकिन जन्नत को देखकर उसे एहसास हुआ कि दूसरों के लिए बेलुस खिदमत करना कितना अहम है। हीरा उससे मुतासिर हुई। जन्नत के साथ ही मिलकर उसने सारा घर साफ किया। रात को उसके साथ आने वाली औरतें हॉल में मौजूद थीं। हॉल बाकी घर की निस्बत ज़्यादा गर्म था। दोपहर का खाना हीरा ने जन्नत के साथ मिलकर बनवाया भी और सबको खिलाया भी। बीबी, मैं सोने लगी हूँ, बहुत थक गई हूँ। आप भी सो जाएं। मैं बीबी नहीं हूँ, मेरा नाम हीरा है। हीरा ने नरमी से कहा। अच्छा हीरा बीबी, चाहें तो हॉल में आ जाएं या इसी कमरे में चली जाएं। वो उसकी हीरा बीबी कहने पर मुस्कुराने लगी। नमल मुआज वगैरह से तफसीली बात करने के बाद वो फ्रेश हो गई। कमर का दर्द भी ठीक था। कमरे का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर वो घर की पिछली तरफ आ गई। बाहर में यकीनन ही घर के लॉन का खूबसूरत मंजर पेश करता होगा। बर्फ़ से ढका लॉन बहुत बड़ा था। बाहर का मंजर देखकर हीरा ने एक लंबी सांस ली। बर्फ़ पर कदम जमा कर चलने के बावजूद वो दोबारा फिसल चुकी थी। जितने दिनों से वो यहाँ थे वो सबसे ज़्यादा फिसली थी। पहले तो सब उसे उठा भी लेते,
फिर उसके गिरने पर हंसते और आगे बढ़ जाते थे। तीसरी बार वो फिसली तो 10 फीट तक फिसलती ही चली गई। वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी। खुद को फिसलने से रोकने के लिए उसने बर्फ को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। धड़ाम से एक घड़े में जाकर गिरी। इतनी तकलीफ अंदाज में गिरने पर उसकी अच्छी खासी चीख निकल गई। इससे कहते हैं, आप भैंस मुझे मार, आप बैल सॉरी मुझे मार। और मतलब अपने लिए मुसीबत खुद इकट्ठे करना। भाई घर में बैठी सुकून से बैठ निकलने की क्या ज़रूरत थी लॉन देखने की। इतने तकलीफदा अंदाज में गिरने पर उसकी अच्छी खासी चीख निकल गई। उसका सांस पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। गिरकर संभलते उसने इर्द-गिर्द का जायजा लिया। बर्फ से भरने के बाद घड़ा 8 फीट गहरा था। उछलकर उसने घड़े से बाहर देखना चाहा, मगर नाकाम। किनारे को पकड़कर ऊपर उठने की कोशिश करने लगी, वो भी नाकाम। उसकी गिरफ्त किनारों पर मौजूद बर्फ जम ही नहीं रही थी। एक बार वो घड़े से तकरीबन आधी ऊपर आ चुकी कि फिर नीचे गिरी। उसी लम्हे उसने कुछ फासले पर किसी को देखा। शायद नजर का धोखा था। पूरी तरह देखने से पहले वो धड़ाम से नीचे शायद धुंध में लिपटी कोई चीज़ थी। वो दुआ मांगने लगी कि वो जन्नत थी, वो जन्नत जन्नत, लेकिन जन्नत नहीं आई। 5वीं कोशिश में वो फिर आती बाहर निकल आए। इस बार 2 अदद पाँव उसके बाहर निकलते हाथों से ठीक 3 फीट के फासले पर खड़े नजर आए। उसके आधा बाहर निकलती वो 2 फीट और दूर हो गए कि मुबादा वो उन्हें ही न पकड़ ले। जब वो दोबारा वापस गिरी तो उसे शदीद गुस्सा आया। उस पर जो बाहर था लेकिन इसकी मदद नहीं कर रहा था। कोई है? वो चिल्लाई। कौन है बाहर? हेल्प हेल्प! वो एक-एक लफ्ज़ को खींच-खींच कर चिल्लाने लगी। इस बार उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश भी तर्क कर दी, क्योंकि इसका इस तरह बाहर निकलना नामुमकिन था। आखिर तुम्हें कितनी और हेल्प चाहिए? गड्ढे के किनारे एकदम वो लंबा तिरंगा शख्स भाग पड़ा था, मग थामे नमूदार हुआ। उसके अंदाज में दम सकड़ था और इससे पहले वो शायद वो हंसता भी रहा था। हिरा की नज़रें उस पर टिकी। बताओ कितनी मदद चाहिए? वो किनारे पर घुटने के बल बैठकर जैसे सैफुल मलिक में मछली तलाश कर रहा हो। उसने मग से खून भरा। तुम शहरी लोग खुद को समझते क्या हो? टॉम क्रूज या जेट ली? बहुत पसंद करते हो एडवेंचर। हिरा को शहरी लोग पर हैरत हुई। तो क्या मरी गाँव है? चलो फिर निकलो यहाँ से। टॉम क्रूज बंद कर लगाओ छलांग और साबित कर दो खुद को। 25वीं कोशिश में भी तुम यहाँ से निकल आई तो मैं चाय पीना छोड़ दूंगा। चलो शाबाश करो। कोशिश में से पिछड़ाने लगा और साथ ही उठकर 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। शट अप! हिरा इतने बर्दाश्त कर सकती थी, बस शट अप! उसने हैरानी ली। उसके अंदही अंदाज में उसके अल्फाज जरा इसी किनारे पर आकर बैठ गया, जैसे अपनी हंसी और हैरत से दबा रहा हो। मैंने तुम्हें गिराया है। मैंने कहा था कि इस घर से इस खराब मौसम में निकलो, यहाँ घूमने चले आओ। न्यूज़ चैनल अलर्ट दे रहे थे कि थक चुके हैं, लेकिन शायद तुम्हें इस बर्फानी मौसम में बर्फानी रिज की तरह गश्त करने का जुनून है, या शो शो करते कलबाजियाँ लगाते पहाड़ों पर छलांगे लगाने का शौक पूरा करने आई हो। वहाँ से निकल कर पापा तुम्हें यहाँ लाए, मगर वही तुम्हारी जेटली टाइप की रूह तुम्हें फिर घर से बाहर ले आई और तुम इस गड्ढे में आ गिरी। दोबारा फिसल कर संभली, फिर भी वॉक करने से बाज नहीं आई। जब बर्फ़ पर नहीं चल सकती तो चलती क्यों हो? अगर मैं तुम्हें खिड़की से न देख रहा होता तो तुम यहीं पे पड़े पड़े ठंड से अकड़ जाती, और तुम्हारी अकड़ी हुई लाश ही तुम्हारे घर जाती, और तुम्हारी वो जन्नत जन्नत हेल की आवाज़ें यहाँ से 15 फीट से आगे सुनाई नहीं दे रही, और घर 40 फीट के फासले पर है, और जन्नत इससे भी बहुत ज़्यादा फासले पर। तुम शहरी लोग कभी बर्फ़ नहीं देखी। बर्फ़ देखती ऐसे पागल हो जाते हो जैसे इंग्लिश मूवीज़ में भेड़िए चाँद के निकलते ही हो जाते हैं। हिरा उसे देख रही थी, वो उसे ही देख सकती थी। निकला वो बदतमीज़ अब भी चुप नहीं हुआ था, साथ साथ चाय की घूंट भी ले रहा था। अच्छा, अगर मेरे सामने नहीं निकल सकती तो मैं चला जाता हूँ। और कहते ही चला भी गया। एक बार हिरा ने बमुश्किल से निकाल कर बाहर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। वो वाकई में जा चुका। बदतमीज़! हिरा बेबसी से खड़ी कुछ होने का इंतजार करने लगी। ये लो चार्लीज एंजलीस। इसने लकड़ी के एक चौड़े तख्ते को घड़े में से नीचे से ऊपर की तरफ आड़ा रखा। उस पर से चलकर ऊपर आ जाओ। वो इसके जाने का इंतजार करने लगी कि वो जाए तो वो ऊपर आए। इसके सामने वो बाहर नहीं आना चाहती थी, मगर वो मज़े से वहीं खड़ा न रहा। नाचार हाथों से पैरों की मदद से बिल्ली की तरह चलती वो बाहर आ गई। तख्ता मैं यहीं रहने देता हूँ, हो सकता है तुम्हारा दोबारा इस तरफ आने का इरादा हो। वो उसके आगे चलता हुआ मुसलसल बोल रहा था। हिरा का दिल चाह रहा था उसे इस खड़े में धक्का दे दे। वो उसके पीछे चल रही थी। चलते चलते वो दोबारा गिरी। उसने मुड़कर उसे देखा। बहुत खूब, कमाल का गिरती हूँ, फिर गिर कर दिखाओ। हाथ सीने पर बांध कर वो खड़ा हो गया। वो हाथ छाड़ती उठ खड़ी हुई। उसकी शक्ल बता रही थी वो मुश्किल जब्त कर रही है, और सामने वाले की शक्ल बता रही थी वो उसकी जब्त से खूब महसूस हो रहा है। बहुत ज़हीन हो। वो उसे सर से लेकर नीचे तक देखकर बोला, बहुत अच्छी मैचिंग की है शूज़ की ड्रेस के साथ, लेकिन शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि बर्फ़ पर चलने के लिए शूज़ को ऊपर से नहीं नीचे से देखा जाता है। तुम्हारे शूज़ फिसलने के लिए बेस्ट हैं। इनफैक्ट इनसे बेहतर शूज़ दुनिया में हो ही नहीं सकते। सो कीप स्लीपिंग, कहकर वो आगे चलने लगा। इस बार वो ज़्यादा एहतियात से कदम जमाकर चलने लगी। इस वक्त उसे अपने सबसे बेहतरीन सूट में मलबूस थी। स्याह डबल हाई नेक, गहरे नीले टॉप, लंबाई शर्ट और हमरंग घुटनों तक लॉन्ग कोट, स्याह स्कार्फ, गिरह की सूरत गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ, और जिन लॉन्ग शूज़ पर उसने इतनी तनकीदी की थी। वो लॉन्ग शूज़ इमरजेंसी में रात के एक बड़े स्टोर से लाई थी। बर्फानी इलाके विजिट करने के लिए इसकी मनपसंद ड्रेसिंग थी। इसकी किस्मत खराब के चलते चलते वो एक बार फिर फिसल गई। उसने एक ज़ोरदार कहका लगाकर देर तक हंसता रहा, जैसे सालों बाद मौका मिला हो।
बहुत खूब, बहुत खूब। गुस्से और खफ़्क़त से वो वहीं बैठी रही। उसने उसके सामने उठकर चलने की कोशिश ही तर्क कर दी और उसके वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करने लगी। क्या अंदाज़ा शहरी लोगों का। बुलंद बांग खुद कलामी करते वो वाक़ई चला ही गया था। एक बार मस्जिद गिरने के बाद वो भी अंदर आ ही गई। किचन में से उसके और जन्नत के हँसने की आवाज़ें आ रही थीं। खफ़्क़त और शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल था। इतने लंबे तरंगे इंसान के सामने उसकी इतनी बेइज़्ज़ती हो गई। कुछ ही देर में जन्नत उसके लिए चाय से भरा मग और 2 बड़े अंडे लेकर आई थी। जन्नत की आँखें अभी भी मुस्कुरा रही थीं। "मेरा बेबी, अपना मूड ख़राब मत कीजिएगा। मेहरान भाई ऐसे ही हैं, मैं भी गिर जाती तो ऐसे ही करते हैं। रात भर डॉक्टर साहब के साथ भी काम करवाते रहे और बातें भी सुनाते रहे सबको। लड़कियों का जो ग्रुप रात यहाँ रहा ना, उनके साथ तो उन्होंने हद ही कर दी। कह रहे थे कि इस खराब मौसम में अगर वो घर से ना निकलते तो इतने शायद शानदार हादसे का शिकार कैसे होते। जन्नत काफ़ी देर तक बोलती रही लेकिन उसने नहीं सुना। उसे शदीद गुस्सा आया। बदतमीज़ साहिल। हिरा गुस्से से बुड़बुड़ाई। जब वो जन्नत के साथ मिलकर घर साफ कर रही थी तब तक कोई घर में मौजूद नहीं था। शायद इमरान हमें भला कुछ देर पहले ही घर आई थी। कोई दवा है तो मुझे दो, मैं अपने हाथों पर लगाऊं। हिरा ने दोनों हाथ जन्नत के सामने करके कहा। ओह, वो हाथों को देखकर रह गई। वो जन्नत के साथ कमरे में बैठी बातें करती रही। फिर जन्नत किचन में चली गई। नमल से फ़ोन पर बात करने के बाद वो भी किचन में आ गई। उसे उसे धड़का ही लगा हुआ था कि वो फिर ना आ जाए। उस शख्स के सामने उसकी अजीबोगरीब दुर्गत बनी थी। जितना हो सका वो जन्नत के साथ काम करवाती रही। रात जो ख़वातीन आई थी ना, उन्हें जन्नत खाना और दवा दे चुकी। इनमें से एक को नमूनिया हो चुका था। एक वैसी बहुत बीमार हो गई, बार-बार क्या कर रही थी। और मुश्किल 7 बजे थे। काम करवाकर वो वापस कमरे में आ गई। 1-2 मैगज़ीन्स रखे थे, उठाकर पढ़ने लगी। पढ़ना क्या था, अजीब से मैगज़ीन्स थे, ना फैशन से मुताल्लिक ना शोबिज़ से। बेड की साइड पर पेन रखा था। उठाकर वो अपना पसंदीदा काम करने लगी। वो अपने हाथ लगने वाले हर अखबार, मैगज़ीन, तस्वीर, किताब पर नाक, कान, मूंछें, दाढ़ी, टोपी गोल-गोल दायरों वाली बड़ी ऐनक बना दिया करती थी। मैगज़ीन में मौजूद मॉडल्स को चार्ली की तरह लंबा जेल वाला कोट और लड़कों को सैंड्रेला फ्रॉक पहना दिया करती। बनाए गए किरदारों के नाम और उनसे मुताल्लिक जुमले भी लिखा करती। काफ़ी देर वो मैगज़ीन्स के साथ मसरूफ़ रही। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको बुरा न लगे तो खाना उनके साथ खा लें। मैं आ रही हूँ। सलाम करके वो डाइनिंग टेबल पर उनके साथ बैठ गई। बर्फ़बारी हो रही थी। आधे स्थान रोशन था। मटर पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। गर्म और रोशन माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली कैसी है? हिरा आपकी चावलों की ट्रे उसके सामने रख के वो पूछने लगे। वो सब ठीक है। हिरा उनके बारे में बताने लगी। हादसे वाली जगह तो क्लियर हो चुकी है लेकिन बर्फबारी की वजह से इस तरफ सफ़र खतरनाक हो सकता है, खासकर न्यूमरी की तरफ। सुबह तक कोशिश करके मैं आपको भिजवा दूंगा, मगर आप यहाँ इत्मीनान से रहें। मेरी वाइफ सर्दियाँ शुरू होती इस्लामाबाद बेटी की तरफ चली जाती है। वो ज़्यादा ठंड पसंद नहीं करती। हम 4 लोग ही यहाँ होते हैं इस मौसम में। आपको यहाँ को मसला तो नहीं? नहीं। इसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ जो कुछ आपने मेरे साथ किया। शुक्रगुज़ार होने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये मेरा फ़र्ज़ था। जन्नत ने मुझे बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेहरान ऐसा ही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हमारी मेहमान हो। इट्स ओके। शुक्र डॉक्टर साहब। शर्मिंदा से उसे अच्छे नहीं लगे। मज़ाक करता है बस, वो संजीदा नहीं होता। उसका दिफ़ा कर रहे थे और वो सोच रही थी कि सुबह तो उसने यहाँ से चले ही जाना है। फिर क्यों ना वो मिस्टर मेहरान साहब का हिसाब बराबर करती जाए। आप इतने शफ़ीक हैं और उनका रवैया बर्ताव। वो जानबूझकर खामोश हो गई। अधूरी बात ज़्यादा पुरस्सर होती है। खाना खाते ही एकदम उनके हाथ रुक गए। इतनी बदतमीज़ी से वो मेरा मजाक उड़ाते रहे, बुलंद बांग कह के लगाते रहे। घर आए बेबस मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है। वो भूल गई थी कि वो घर आए मेहमान नहीं, घर लाई गई पना गज़ीन है। ठीक आहिरा, यही बात है, मैं उसे समझाता हूँ। इस खड़े से ऊपर आने के लिए मुझे दस्ताने उतारने पड़े और ठंडी बर्फ़ ने मेरे हाथ सुन्न कर दिए और खून रिसने लगा। ओह! डॉक्टर साहब ने खाना छोड़कर उसके हाथ की तरफ देखा। मुझे दिखाओ। उसने हाथ सामने किए। जन्नत से दवा लेकर मैंने लगा ली थी मगर दर्द। फिर बात अधूरी छोड़ी। बाकी अल्फाज इसके मुंह में रह गए। जहाँ वो बैठी थी वहाँ से दाएं तरफ सीधी रो में किचन था और किचन टेबल पर बैठ खाना सामने रखे हुए उसे नजर आ गया। वो यकसुई से हिरा की तरफ देख रहा था। हिरा घबरा गई। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। इट्स ओके। जल्दी जल्दी प्लेट साफ करके वो कमरे में आ गई। खाना अभी उसने और खाना था लेकिन क्या ज़रूरत थी इनसे ये सब कहने की। उनके बेटे की शिकायत। कुछ ही देर बाद जन्नत ट्रे लेकर आ गई। हिरा बीबी, खाना खा लें। आपने ठीक तरह से खाना नहीं खाया। नहीं, मैं खा चुकी हूँ, उसने मुरव्वतन कहा, वरना मटर पुलाव तो उसने अभी शुरू ही किया था। मैं रख जाती हूँ, जब दिल चाहे खा लीजिएगा। वो रुकी। मेहरान भाई कह रहे थे भूखे पेट सोने से रात को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। हिरा बुरी तरह चौंकी। खाना मेहरान ने भिजवाया था। गुस्सा एक तरफ, खाना उसने पेट भर के खाया। मौज को फ़ोन किया, बारी बारी सबसे बात की। हिरा, मौज भाई की उलझन भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें याद है मदीहा के चचा ने जो 1 घंटे का लेक्चर दिया था इस रेस्ट हाउस के बारे में? नहीं, मुझे नहीं याद। और क्यों याद रखती? हम सब ने भी यही कहा, क्यों याद रखते? वो सब नामुमकिनात, हिदायत, ज़रूरियात, इम्कानात, एहतियातात, मुमकिनात और फजूलियात भूल गए। कल रात जब बाहर अपने घर जाने का कहकर गया और अभी तक नहीं आया। हम सब घर के अंदर दबके पड़े रहे बर्फ़ हटाने के लिए। हमें तो पूरे घर में कोई चीज़ नहीं मिली। मालूम तो नहीं जबार कब आएगा। तो हिरा घबरा गई। हम तो खुद यहाँ कैद हैं।
वो बर्फबारी तो अभी भी हो रही है वक्फे वक्फे से। रात तक तो मज़ीद ढेर बन जाएगा। आपने जाने ही क्यों दिया जब पार्क को? कह रहा था गया और आया। मुझे क्या मालूम था गया और आया के दरमियान वो इतना लंबा वक्फा दे गया। उसके आते ही मैं सब कुछ भी कह करके तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाओ। वो तो शायद जा चुके हैं अस्पताल वापस। मैं उनसे बात करवाऊंगी। अच्छा तो नहीं लगता ना इस तरह किसी के घर रहना। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो चुप हो गया। यकीन करो इस सब में मेरा ज़ाती कोई कसूर नहीं है। फिर सोचो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हीरा को हंसी आ गई। उसने मेहरान से मुतालिक कोई बात नहीं बताई। ट्रे किचन में लाकर वो बर्तन धोने लगी। जन्नत सो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। इसका दिल चाहा वो बर्फबारी में बाहर निकलकर किसी खान के होटल से कहवा पिए। मौज के साथ वो निकल भी जाती, मगर यहाँ से कैसे जाती? लॉन्च में बनी कदामत। खिड़कियों से वो बाहर तक देखती रही। घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ का मंजर इंतहाई दिलफरेब था। वो किचन की तरफ आने के लिए कमरे से बाहर निकली। कमरे से आगे रदारी की तरफ वो जैसे ही मुड़ी, छनाके से फर्श पर कुछ गिरा। ये वही मग था जो आज दिन में मेहरान के हाथ में था। फर्श पर 4 टूटे मग समेत फैल गई। ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से चिल्लाया। हीरा मग के गिरने और उसके चिल्लाने पर सहम गई। सॉरी, वो बमुश्किल इतना ही कह सकी, जबकि इस सब में इसकी कतई कोई गलती नहीं थी। सॉरी। उसने इसके लफ्ज़ जैसे चबाए। जीन्स जैकेट और गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे, सर पर पठाने वाली मखसूस टोपी लिए वो उस 4 टूटे मग को देख रहा था। मैं अभी बना देती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अनजाने में। कैसे बनाओगी? वही चबाने वाले अंदाज में बना लेती हूँ चाय। वो शायद वो समझता है कि उसे चाय बनानी नहीं आती। मुझे आती है चाय बनानी। बनाओगी किससे? वही अंदाज। पानी दूध और दूध नहीं है अब। वो परेशान हो गई। इतनी ठंड में मैं घर से इतनी दूर गया, होटल वाले के पास। सारा दूध खत्म हो चुका था। सिर्फ ये आधा मग दूध ही मुझे मिल सका। मेरे सर में दर्द हो रहा था। इनफैक्ट दर्द से भरा जा रहा था। रात के इस पहर में उठा और सोचा चाय ही पी लूँ, शायद फ़र्क पड़ जाए दर्द में। वो बाकायदा अदाकारी कर रहा था, लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकता था? मैंने ऐसा सोचा भी कैसे, जबकि तुम यहाँ मौजूद हो? आम हालात होते तो हीरा तालियां बजाती कहती बहुत अच्छा हुआ, मगर अब आई एम सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, चाय चाहिए। आप कॉफ़ी पी लें। मैं कॉफ़ी नहीं पीता। खुश्क दूध है तो उसमें उसकी ड्राई मिल्क, पैक मिल्क, फ्रेश मिल्क, सब मिल्क खत्म हो गए हैं आज। वो उसे बाहर खाने वाले अंदाज में बोला। उसकी तब बेबसी से देखने लगी। उसकी किस्मत ख़राब जो उस वक्त कमरे से बाहर आई। तो मैं अपने कमरे में चैन नहीं था। वो हीरा से ऐसे मुखातिब होता था जैसे दोनों की बचपन से खूनी दुश्मनी चली आ रही हो। वो हीरा से 5 साल बड़ा होगा। मुआज़ जैसा लंबा और वर्जिशी जिस्म, चंद दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी और निखरी हुई सांवली रंगत। वो खूबसूरत नहीं, बेहद पुरकशिश, सोबर और डिसेंट लगता था। वो इन लोगों में से था जिनकी बारूब शख्सियत की वजह से उनके सामने बोला नहीं जाता। मैंने सॉरी किया तो है। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ रंध गई थी। तो क्या करूँ मैं सॉरी का? अपने सर पर मार लें, उसने बाहर खाने वाले अंदाज में कहा। बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। इखलाक एक तरफ, सब दूसरी तरफ, और उन्होंने मेरी मदद की है। तीसरी तरफ रखकर बोली, अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई, बदकिस्मती से आई हूँ। मुझे नहीं मालूम था इस इलाके यहाँ के रहने वालों के बारे में। मुझे ये भी मालूम नहीं कैसे शूज़ पहनकर बर्फ़ पर चला जाता है। और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि यहाँ मैं आपकी चाय से टकरा जाऊँगी। सारा दूध भी खत्म हो जाएगा। मालूम होता तो चाय से टकराने के बजाय मैं इस घड़े में गिरना पसंद करती और अपनी अकड़ी हुई लाश की सूरत घर जाना पसंद करती। वो सांस लेने के लिए रुकी। वो ज़मीन से मग के टुकड़े उठाकर सीधा अपने कमरे की तरफ पड़ गया। चाहे गवार पागल। सेरे लब 2-3 गालियां देकर वो कमरे में आ गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे डॉक्टर साहब मिल गए। इस बार उसने उनके साथ बैठकर खाने की गलती नहीं की। मौज ने उनसे बात की। डॉक्टर साहब हंसने लगे। बेटा परेशान ना हो, वो हीरा से मुखातिब थे। आप इत्मीनान से रहो, रास्ता क्लियर हो तब जाना। हम पर आपकी मेहमान नवाजी बार नहीं। जन्नत के साथ मिलकर फिर हीरा ने जितना हो सका काम करवाया। एक बार बाहर के जाने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं गई। हीरा बीबी सब्जियां काट देंगी आप? हाँ क्यों नहीं। हीरा आलू छीलने लगी। डॉक्टर साहब ने 6 लोगों का खाना मंगवाया है। 1-1.5 घंटे में अकबर आ जाएगा खाना लेने। रोटी के लिए आटा कम है। सोचा जितनी देर में मैं आटा लाऊंगी आप सब्जियां बनाकर पका देंगी, लेकिन मेरी वापसी तक आप आधी सब्जी भी नहीं बना सकेंगी। आप बाजार तक जा सकती हैं। हाँ क्यों नहीं। कहाँ है बाजार? सीधे हाथ वाली सड़क सीधी जाती है। कुछ दूर ही दुकानें हैं, वहाँ से मिल जाएगा। जन्नत जल्दी जल्दी उसे बाकी ज़रूरी चीज़ें बताने लगी। अपने शूज़ दे दो मुझे। हीरा ने जन्नत के शूज़ पहन लिए। सड़क पर बहुत फिसलन थी, लेकिन वो आराम से चल रही थी। जूते का फ़र्क उससे मालूम हो गया था। तेज़ी से चलने के बाद उसे आधे घंटे बाद दुकानें नजर आईं। ये कुछ दूर है, उसने जन्नत से तसव्वुर में कहा। उसने सारा सामान लिया। वापस जाते हुए उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। आते हुए ढलान थी, अब चढ़ाई थी। वो भी सामान के साथ 3 अदद वज़नी शॉपर्स उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सामान सड़क पर ही छोड़कर वो वापस दुकान की तरफ गई। ट्रॉली है? इस सवाल पर दुकानदार उसकी शक्ल देखने लगा। लाचार वो भी वापस गई और शॉपर उठाए। आखिर जन्नत भी तो सौदा लेकर जाती है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। उसने हिम्मत से काम। वो 10 मिनट चलती रही। शॉपर्स नीचे रखती, सांस लेती और फिर उठने लगती। हम शहरी लोग, खुद ही कहकर वो हंसने लगी।
क्या सोचती होगी जन्नत, मुझे कुछ आता ही नहीं। फूले हुए सांस के साथ वो साथ साथ बोलती भी जा रही थी। एक कार तेजी से उसके करीब से गुजर कर रुकी। उसका ख्याल था डॉक्टर साहब ये जन्नत का शौहर होगा, लेकिन वहाँ मेहरान साहब थे। उसने बैठे बैठे ही पीछे का दरवाज़ा खोला। हीरा ने जल्दी से सामान अंदर रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना स्कार्फ ठीक करती आगे बढ़ गई। वो भी सन से कार आगे बढ़ाने लगा। बदतमीज, एक बार भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। गुस्सा तर कर उसने आसपास गौर किया। बहुत दिलकश सड़क थी। दूर दूर से छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे। वो फुर्सत से आराम आराम से चलने लगी। कभी किसी तरह के साथ टेक लगा कर खड़ी हो जाती। दिन रोशन नहीं था, धुंध में लिपटा हुआ था। बर्फ के एक ढेर के पास रुककर वो बर्फानी रीछ के बनाने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक बनाते रहने के बाद भी जब बर्फ़ ने रीछ की शक्ल इख्तियार नहीं की, तो वो उसे वैसा ही छोड़कर घर की तरफ आ गई। किचन पर नजर पड़ती वो शर्मिंदा सी हो गई। जन्नत जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी। मेहरान उन्हें सेंक रहा था। उसे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। उसे जल्दी आना चाहिए था ताकि वो जन्नत के साथ काम करवा सके। शर्मिंदा शर्मिंदा सी वो कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद जन्नत आ गई। हीरा बीबी आ जाए, मैंने हॉल में दस्तरखान लगा दिया है। शर्मिंदा सी वो आकर उन सबके साथ खाना खाने लगी। अगर जन्नत बगैर किसी गर्ज के सबकी इतनी खिदमत कर सकती है तो वो क्यों नहीं। उसे अंदाज़ा हुआ कि वो जन्नत के मुकाबले में किस कदर छोटी है। जन्नत के नाना करने के बावजूद उसने सब कुछ समेटा, बर्तन धोए, किचन साफ किया। शाम होने से पहले ही तीनों औरतें और मर्द चले गए। शाम को वो डरते डरते बाहर गई, लेकिन फिर कमरे में वापस आकर एएम सुनने लगी। जन्नत कमरे में आई और कमरे में रखे मैगजीन्स उठाकर ले गई। 10 मिनट बाद वो उन्हें लिए वापस आई। हीरा बीबी, सब आपने किया है? जन्नत ने 2-3 सफ़े उसके सामने उलट पुलट कर पूछा। वो जवाब क्या देती, इसकी शक्ल पर छाई शर्मिंदगी बता रही थी कि ये सब उसने ही किया है। जन्नत मैगजीन्स वापस ले गई। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक देकर मेहरान आ खड़ा हुआ। गुस्से से उसके हिसाब तने हुए थे। आर्ट के नमूने आपने बनाए हैं? हीरा ने सोचा ही नहीं था कि घर उसका नहीं, वरना और ना ही वो मैगजीन्स उसके थे, ना ही इस यहाँ नमल थी जो बर्दाश्त कर लेती। वो शर्मिंदा सी उसे देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि इसके सवाल पर सॉरी कहे या हाँ। इस मैगजीन को गौर से देखिए। कभी ऐसा मैगजीन देखा है? ये कोई फिल्मी या फैशन मैगजीन नहीं है। इस मैगजीन को मेरा इदारा महदूद तादाद में शाया करता है। इन लोगों के लिए जिनका शोबे से ताल्लुक़, यानी मेरा, और इनको पढ़ने वाले किसी नाते चीज़ की तरह उन्हें संभाल कर रखते हैं। इन्हें आप संभाल कर रखिए, आपकी आज की नुमाइश के लिए काम आएंगे। उसने मैगजीन्स बेड पर फेंकते और चला गया था। शर्मिंदगी से शर्मिंदगी थी जो वो महसूस कर रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि इस घर में की जाने वाली इसकी बाकायदा गलती थी। वो हकीकतन अपना सर पकड़ कर बैठ गई। डरते डरते वो कमरे से बाहर निकली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जन्नत, मेरी गलती है। मेहरान के सामने तो वो एक लफ्ज़ नहीं कह सकी। जो होना तो हो गया। हीरा बीबी, अब आप परेशान ना हो। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मेरी तरफ से इनसे माशरत कर लो, मैं कह दूँगी। जन्नत मुस्कुराई। सारा वक्त वो कमरे में रह रहकर अपनी हरकत पर कुड़ती रही। रात गई हिम्मत करके कमरे से बाहर आई ताकि जन्नत के साथ जाकर खुद से मेहरान से सॉरी कह आए। लॉन्च में रोशनदान के साथ ही वो किताब लिए बैठा था। करीबी लैपटॉप पर इंग्लिश म्यूज़िक बज रहा था। उसने उसे देख ना लिया होता तो वो वापस चली जाती। भाड़ में जो सॉरी, कल तो उसने वापस चले ही जाना था, फिर भी वो उसके पास आ खड़ी हो गई। मैं मैगज़ीन के लिए आपको सॉरी कहने आई हूँ, अब क्या हो सकता है, लीव इट। उसने कोई तासुर के बगैर कहा, यानी गुस्सा भी था। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, उसने इतना ही कहा। आप हमारी मेहमान हैं, अब आपको कुछ कह तो नहीं सकते, इसलिए इट्स ओके। वो फिर बिना तासुर के बोला। उसका पारा यकदम हाई हो गया। माजरत तो बंदा तरीके से कबूल कर ले। मैं आपकी नहीं, डॉक्टर साहब की मेहमान हूँ। उन्होंने ही मुझे पनाह दी है, मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। आप तो जब मिले खून मुँह फाड़ ही मिले हैं। ना लड़की होने का एहसास हुआ, ना ही अकेले और मेहमान होने का ख्याल। उसने एक लंबी हूँ की, जैसे मज़े लेकर अपना पसंदीदा खाना खाया हो जाता है। खूनख्वार मुँह फाड़, बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं आप। बहुत मुतासिर किया इस बार आपने। आपकी बदतमीज़ी ने भी बहुत मुतासिर किया मुझे। वो दो बतू बोली। इस बदतमीज़ शख्स ने ही इस रात आपको अकेला देखकर अपने पापा को आपके पास भेजा था। इस घड़े में आप खुद गिरी, लेकिन निकाला मैंने। चाय मेरी आपने गिरा दी, मग मेरा तोड़ दिया जो मेरी बहन खास मेरे लिए मलेशिया से लाई थी। मैगज़ीन मेरे आपने आर्ट के नमूने बना दिए, और बदतमीज़ भी मैं हूँ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपके घर में ना होती तो मैं आपको बताती कि आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। वो गुस्से से भड़क उठी थी। आप मेरे घर में हैं, इस बात को भूल जाएं। आप बताइए मुझे, मैं आपसे सॉरी कर ही रही हूँ ना, और आप बातें सुना रहे हैं मुझे। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी। फिर ये क्या, भाड़ में जाएं। जहाँ आप गिरी थी ना, वहीं वहाँ, वो तमज़कर से बोला। हीरा उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखा था। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ कहे बिना वो कमरे में वापस आ गई। आप वहीं जा रही हैं? उसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी। जंगली संग की गवार वो देर तक बड़बड़ाती रही। सुबह होते ही मॉस का फ़ोन आ गया। वो उसे लेने आ रहा था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उसने नाश्ता करके जन्नत से पूछा। वो तो रात आए ही नहीं। उसके बैग में माल से खरीदी हुई कुछ ज्वेलरी थी। उसने बेहद शुक्रिया के साथ वो जन्नत को दी, जो बसदन
जो मस्जिद इसरार भी वो नहीं ले रही थी। उसके शौहर अकबर के साथ उससे माल तक जाना था, वहीं से मौज ने उसे लेना था। जन्नत अच्छी तरह मिलकर वो अकबर के साथ आ गई। रास्ते में आने वाले डॉक्टर खावर के छोटे से अस्पताल में उनसे मिलकर और उनका शुक्रिया अदा करके वो मौज से मौज के साथ गाड़ी में बैठकर रेस्ट हाउस आ गई। वो सब लोग तैयारी करके बैठे थे। उसके आते ही फ़ौरन वापसी के लिए निकल पड़े। इसकी कहानी सुनने के बाद, जिसमें मेहरान का कहीं जिक्र नहीं था, वो सब अपनी खुशखबरी में मगन हो गए। सब मौज को धमकी दे रहे थे कि वो सब जाकर हीरा के बच्चे जाने वाली कहानी सबको सुनाएंगे। मेरे पापा की तौबा, जितने बड़े गैंग के साथ इस तरफ आया। मसला गैंग नहीं था, मसला मौसम था। हमने गलत वक्त का इंतखाब किया। शामिल ने गैंग का दफा किया था। यार, बर्फ़ ही नहीं देख पाते तो क्या फ़ायदा यहाँ आने का। आप शहरी लोग बर्फ़ देखने के लिए तो पागल हो जाते हैं। काफ़ी देर से खामोशी रही, एकदम बोली, हम शहरी लोग मतलब? शामिल हैरत से बोला, हाँ होते हो जाते हैं पागल। जो नहीं देखा उसी के लिए होते हैं ना। सारा साल हवा धूप पर ही गुजारा करते हैं। थक जाते हैं हम लोग शहरी लोग। मौज को बात बात पर बिला वजह गुस्सा आ रहा था। शायद वो वापस नहीं जाना चाहता था। आप यहाँ शिफ्ट हो जाए मौज भाई, मदीहा बोली, संजीदगी से सोच रहा हूँ। हीरा सबसे ज़्यादा खामोश थी। आते हुए जो जोश इन सब में था, जाते हुए वो उदासी में बदल गया, और ये उदासी सबसे ज़्यादा हीरा को मुतासिर महसूस हुई थी। वो हर गुजरती सड़क, तरफ, पहाड़, घर को उदासी से देख रही थी। उसे नहीं मालूम था वो वापसी पर इतनी उदास हो जाएगी, लेकिन वो उदास और खामोश होती ही चली गई। नमल ने कॉलेज में सबको मज़े ले लेकर अपने और सबके बारे में बताया। हीरा किसी को कुछ नहीं सुना सकी। वो 3 बहन भाई थे, बड़ी नमल और हीरा और फिर जरार। उनके पापा इतने सख्त थे कि इनकी पढ़ाई की वजह से गर्मियों की छुट्टियों में भी उन्हें कहीं जाने नहीं देते। मौज कराची से आया तो वो उसे इनकार नहीं कर सके। वैसे भी मौज उनके कज़न का बेटा था, वो उसे पसंद भी करते थे और एतबार भी। मौज का प्रोग्राम सुनकर जरार ने इतना शोर डाला कि उन्हें तीनों की इजाज़त देनी ही पड़ी। नमल इंजीनियरिंग 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और हीरा काम की। सर्दियाँ गुजरी, गर्मियाँ आ गई, फिर गर्मियाँ भी गुजर गईं। हीरा की उदासी बढ़ते बढ़ते मुसलसल खामोशी की सूरत इख्तियार कर गई। शुरू में सबने नोट किया, फिर वो उसकी खामोशी के आदी हो गए। म्यूज़िक को सुनते सुनते उसने गानों की बोलों पर तवज्जो देनी शुरू कर दी और वो उन्हें दोहराती रहती। हैरतअंगेज़ तौर पर उसने एक बार आफ्ताब परवीन को सुना और वो सुनती ही चली गई। मौज से शादी करोगी? नमल ने अचानक धमाका किया। हीरा को कैसे से करंट लगा। तुमने क्यों पूछा? पापा और मम्मा की ख्वाहिश है कि हम दोनों में से किसी एक का मौज के साथ रिश्ता पक्का हो जाए। सोचा तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ लूँ। ना, उसने फ़ौरन ना कहा। और तुम? ज़ाहिर है हाँ, नमल दिल खोलकर हंसी। मौज की भी यही मर्जी है। तुम्हें वैसे ही तंग कर रही थी। वैसे तुमने मौज के लिए ना क्यों की? क्या कोई खराबी है उसमें? नहीं। इतना कहकर ऐसे खामोश हो गई जैसे फिर नहीं बोली कि उसकी नज़रें छोटे से सफ़ेद बैर पर टिकी थी। जब वो अकबर के साथ डॉक्टर खावर के घर से वापसी आ रही थी, तो वापसी पर उसकी नज़र सड़क के किनारे इस बर्फ़ानी रीछ पर पड़ी, जो वो बनाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन बना नहीं सकी। बर्फ़ का रीछ खूबसूरती से तैयार खड़ा था। उसके हाथ में बर्फ़ ही से बना सफ़ेद मग था, जो वो मुंह के करीब लेकर जा रहा था। वो समझ गई किसने बनाया होगा। इस वक्त उसने उसे गुस्से से देखा था, लेकिन अब उसे पूरी तरह याद आ रहा था। पहाड़ का मौसम था और वो सुर्ख सेबों का ताज़ा जूस निकाल रहा था। काली मिर्च तो जन्नत, उसने करीब ही काम करती जन्नत से कहा। ओह, वो तो गली ख़त्म हो गई थी, याद ही नहीं रहा मंगवाना। तुम किसी काम की नहीं हो जन्नत। मेहरान पिछले 1.5 साल से वक्फे से ज़रूर कह देता था। करीब ही किचन में टेबल पर अयान बैठा था। वो कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से अपने सेमेस्टर से फारिग होकर आया था। वो मेहरान से छोटा था। सबसे बड़ी सारा थी। ओह, सारा। अयान अकाउंट्स का स्टूडेंट था। मेहरान डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। 3 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही था। हैरत जन्नत, अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। अयान ने मज़ा लिया। 2 ग्लास अपने लिए भरकर और एक जन्नत के लिए वहीं छोड़कर वो किचन के दरवाजे से पीछे लॉन में आ गया। वो तो मोहतरमा यहाँ गिरी थी। अयान ने गड़े की तरफ इशारा किया। मेहराना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। अकबर ने पानी के पाइप के लिए खुदाई की। मौसम बदला तो उसने काम दरमियान में ही रोक दिया। पानी का मसला हल हो गया तो ये गड़ा ऐसे ही रह गया। अगर अकबर काम मुकम्मल कर लेता वो यहाँ ना गिरती। अगर ये ना होता तो वो भी ना कहीं जगह तलाश करके ही गिर जाती। हाँ, इतना शौक था गिरने का। केटू ले जाते, एक ही बार शौक पूरा कर देते। अयान कहकर की करने लगा। मत पूछो कैसे गिरती थी। जो ब्लैक लॉन्ग शूज़ उसने पहन रखे थे ना, वही शूज़ जो मॉडल स्टैम्प पर पहनकर वॉक करती हैं, टिक टिक करती मज़े से चलती हैं। बस उसे गलत फहमी थी कि वो भी उन्हें पहनकर बर्फ़ पर वैसे ही चल सकती है। जब मैं यहाँ से उसे अपनी खिड़की से देख रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी बुरी तरह गिरेगी, मगर जब वो गिरी तो हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। जब मैं उसके सर पर जा खड़ा हुआ तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। बहुत खूबसूरत थी वो। नहीं, खूबसूरत तो नहीं, मगर क्यूट बहुत थी। गुस्सा करती तो छोटी सी मानो बिल्ली लगती थी। इस मानो बिल्ली से थोड़ी सी दोस्ती कर लेते। कैसे कर लेता, एक के बाद एक वाक़या होता चला गया। वो चली गई, मैं काम से सुबह इस्लामाबाद चला गया। वापसी आए तो वो जा चुकी थी। वैसे जन्नत बाज़ार में मिलने वालों से भी अच्छी दुआ सलाम रखती है। शहर और घर का अता पता रखती है। एक फ़ोन नंबर नहीं ले सकी उससे। अफ़सोस। जन्नत की कारकर्दगी पर अयान मज़े ले रहा था।
कह रही थी इतना काम था इन दिनों की होश ही नहीं रहा, बस इतना मालूम है कि वो लाहौर से आई थी। हाँ, 1.5 साल हो गया उसे, तो मालूम है हमारे घर का। मेहरान आप हरी, फिर भी ये कि वो तुम जैसे बदतमीज से मिलने क्यों आई? वैसे मेहरान उसे पसंद करते हो? मोहब्बत मोहब्बत का तो नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन से वो गई है ना उस दिन से वो मुझे याद आने लगी है, कोई वजह भी नहीं। और फिर भी फेसबुक पर ढूंढा, हिरा साहिर, हिरा खान, जरार अहमद, हिरा सुल्तान, हिरा जमाना, न जाने कितनी हिरा को मैसेज कर चुका हूँ, मगर वो हिरा नहीं मिली। वो तुम्हें नापसंद करती होगी, बहुत हो सकता है दोबारा आई हो यहाँ घूमने, मगर यहाँ ना आई हो। जाहिर है कि वो यहाँ नहीं आई तो इसका मतलब सब बहुत कुछ हो सकता है। वो इंगेज हो सकती है, हो सकता है उसकी शादी हो चुकी हो, या वो किसी को पसंद करती हो, और ये भी कि उसे याद भी ना हो कि कभी यहाँ भी आई थी। और ये कि तुम हो कौन? तुमने इन इम्कानात पर गौर किया? नहीं, मेहरान ने चलकर कहा। मैंने सिर्फ एक इम्कान पर गौर किया है कि वो यहाँ आई हर कहती है मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आई हूँ। फ़र्ज़ करो ऐसे हो जाता है तो बस आगे उससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। चलो भी फ़र्ज़ करो कि ऐसा कुछ नहीं होता तो। मेहरान इस पर सिर्फ उसे घूर ही सका। वो तुम्हें पसंद नहीं करती? तुम मुझसे पूछ कर आए हो। वाकया तो तारीख गवाह है, लड़के इन लड़कों को पसंद करती हैं जो उनसे तमीज़ से बात करें, उन्हें नहीं जो उन्हें खरी खरी सुनाए। वैसे अंकल शिराज की बेटी का क्या करना है? बहुत खूबसूरत है सोफिया। यार सारा मामा पापा सब ने तंग कर रखा है, चाहते हैं रातों रात दूल्हा बनकर उसके घर पहुंच जाऊं। मेरी मानो तो सोफिया के लिए हाँ कह दो, हीरा नहीं आएगी, 1.5 साल कम नहीं होता। कह तो ठीक रहे हो, लेकिन उदासी खत्म ही नहीं होती। ये सोच कर कि वो चली गई, अब आ नहीं रही। चलते हैं फिर आज ही अंकल शिराज के घर। अयान ने उसे बहलाया। कुछ दिन लगेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे वो मैगजीन्स मुझे भी दिखाएं कहाँ है? ना चाहते हुए भी मेरा मुस्कुराने लगा। वैसे अच्छा होता कि तुम लाहौर जाकर गली गली से तलाश करते। लाहौर बहुत बड़ा है, मेरा ने कहा, वहाँ गलियाँ भी बहुत होंगी। हो सकता है वो किसी और शहर शिफ्ट हो चुकी हो। तुम कितनी बकवास करते हो सकता है वो मुल्क से ही बाहर चली गई हो। अयान खामोश नहीं रहा। हो सकता है वो यहाँ आने की तैयारी कर रही हो, मेहरान ने मुंह लटका कर कहा। क्या आखिर वाला हो सकता है होता नजर नहीं आ रहा। छोड़ दो मेहरान, अब बस। नमल और मौस की बात पक्की कर दी गई। हिरा ने फ़ोन करके हर कई बार मौस को मरी चलने के लिए कहा, मगर वो मान ही नहीं रहा था। वो डर गया था, खासकर किसी लड़की को साथ ले जाना नहीं चाहता था। इस बार वो लाहौर आया तो वो फिर इसकी सर हो गई। सिर्फ मौज ही था जो उसे लेकर जा सकता था। पापा तो खैर कभी ना जाते और ना ही जरार के साथ जाने देते। और कोई समझता था कि इसकी कोई खास ज़रूरत है ना। कभी अब ना कभी। हिरा, मैं बहुत डर गया हूँ। आपको तो बहुत पसंद है वो इलाका, वो कब से उसे मना रही थी। बेहद पसंद है, लेकिन किसी लड़की को लेकर मैं नहीं जाऊँगा, नमल के साथ भी नहीं। नहीं, मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ। हादसा तो होते ही हैं। हम सब ठीक ठाक वापस आ तो गए ना, एक बार ठीक ठाक वापस आ गए ना, जाने अगली बार क्या होगा। आप इतना डर गए हैं, अब सर्दियाँ भी नहीं हैं, सब जाते हैं ना वहाँ। वो रो देने को थी। मैंने इतने सारे पैसे जमा कर लिए हैं, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। मसला पैसे का नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए, खुदा के लिए कोई तो चले वहाँ मेरे साथ। वो सचमुच रोने लगी। मौज ने चौंक कर उसे देखा। क्या बहेरा? वो बेहद परेशान हो गया। मैं भूल आई हूँ कुछ, वहाँ मुझे जाकर ला दें। क्या भूल आई हो? वो कैसे समझता? हिरा ने सिर्फ गीली आंखों से मौज को देखा। मैंने इतना इंतजार किया, कोई तो मुझे वहाँ ले जाए, मगर मौज गहरी सोच में डूब गया। डॉक्टर खावर के घर जाना है? हिरा ने सिर्फ सर हिलाया। अंदर लाख वसवसे थे, मगर किसी को तो बताना ही था। हम उनके घर जाकर कहेंगे क्या? हिरा, वो परेशान हो गया। बहुत अजीब सा लगेगा। हम कहेंगे हम डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा करने आए हैं। हिरा ने जोश से कहा। इनसे मिलने आए हैं, बाकी वक्त बता देगा कि हमारा जाना ठीक था या नहीं। नाचार मौज फिर से वही गैंग उठाकर किया, किसी को भी खबर दिए बगैर इन सब को होटल में छोड़कर हिरा को लिए वो चल पड़ा। गाड़ी में बैठी हिरा वसवसों का शिकार थी। सिर्फ अयान था जो यकसुई सी टीवी देख रहा था। मामा ने इस्लामाबाद से सारा को बुलवा लिया था। पापा, मामा और सारा काफ़ी देर से इसकी सोफे की मुतवक्का मंगनी को डिस्कस कर रहे थे। मेहरान लैपटॉप खोले बेमकसद फजूल से ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था। इसे रह रहकर सोफिया पर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत है अंकल शिराज की कमारी बेटी होने की? ना वो होती, ना उस पर इतना दबाव डाला जाता। से शादी पर वो आराम से इंतजार करता रहता। वो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। पापा, आप अंकल से कह दें हम कल आएंगे घर। सारा ने शायद सब मामला निपटा लिए थे। अयान ने उससे आंख मारी। ठीक है। पापा ने फ़ोन हाथ में पकड़ा। बेटा फुरकान का इंतज़ार कर लेते हैं। मम्मा ने सारा के शौहर का नाम लिया। मामा, वो एक हफ्ते तक यहाँ नहीं आ सकती। क्या ज़रूरत है उनका इंतज़ार करने की? मेरा ख्याल है इसका इंतज़ार कर लेना चाहिए, मेहरान ने जोर देकर कहा। डॉक्टर खावर फ़ोन हाथ में लिए बारी बारी दोनों की तरफ देख रहे थे। बताओ बेटा सारा, मैं क्या करूँ? पापा आप करें ने फ़ोन। डोरबेल की आवाज़ सिर्फ अयान नहीं सुनी थी। नाचारों से उठना पड़ा, लेकिन जन्नत पहली दरवाज़ा खुल चुकी है। हमें डॉक्टर खावर से मिलना है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मेरी बहन को अपने घर में रखा था। जब लाउंज पर बैठे मेहरान ने लैपटॉप एक तरफ फेंका और डपक के दरवाजे तक आया। अयान उन्हें अंदर ला रहा था। वहीं मेहरान खड़ा हो गया और मौज के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करती रही। रहा सफ़ेद कुर्ता चूड़ीदार पजामे में वो पहले से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। लाउंज में बैठे सब उनकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर खावर हीरा को पहचान कर फ़ौरन उठे। वहाँ वो फ़ोन अभी उनके हाथ में ही था। जब वो बारी बारी सबको सलाम कर रही थी तो इत्तेफाक करूँ कि दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा कर देखा था। पहली बार दोनों जान गए थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन चुके हैं। द एंड। अच्छा, ये एक मैं बता दूँ, ये मुझे अफसाना 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 लग रहा है, नॉवल नहीं, ये अफसाना है।
बहुत क्यूट स्टोरी थी। मीन्स अफसाने ऐसी जगहों पर एंड होते हैं जहाँ से आगे की स्टोरी रीडर्स को खुद इमेजिन करनी होती है कि हाँ ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, ऐसा होता, ये व्हाट जो भी। तो मुझे तो भाई इनकी केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगी, बहुत क्यूट, एक रिफ़्रेशिंग और माइंड फ्रेश, मूड फ्रेश नॉवल था, बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था, लाइट सा, पोलाइट सा, क्यूट, एडवेंचर, टूरिस्ट पेस, बहुत प्यारी स्टोरी थी। कैसी लगी आप लोग भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ, अफसाने के साथ। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।